Good morning, students. As in last class, we completed almost all the questions, but some doubts are there. So we will do the remaining problem which you cannot solve. Some students have done these problems also, but let's see. This question number we have discussed about this. These are some questions I have given homework up to question number 11. That is also I have discussed. This air bubble question. Okay, so now question number 14. This 14 not done. So 14 I will discuss. 14, 15 this type of problems how to solve. Okay, so what is given here? Sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. Okay, so from a pipe like sand is pouring. Okay, that means sands are falling down. Okay, and sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second. Okay, the falling sand forms a cone on the ground in such a way that means ये जो सैंड नीचे गिर रहा है तो इसमें से ये कौन का फॉर्म कर रहा है नीचे आकर. ये नीचे जब गिरेगा ऐसा करके तो यहाँ में एक सैंड का एक कौन बना रहा है ये. ठीक है, ये जनरली बीच होता है. बीच में हम लोग देखते हैं कि सैंड को अगर गिरा दिया तो ऐसा करके कौन बन जाता है. ठीक है, तो वही बोल रहे हैं हमें कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. द फेलिंग सैंड forms a cone on the ground in such a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. So height of the cone, एक कौन का हाइट जो है हाइट और ये है रेडियस. ठीक है, सो हाइट इज 1/6 ऑफ द रेडियस. हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस. मतलब हाइट अगर h है और रेडियस अगर r है तो हाइट इज इक्वल टू होगा 1/6 ऑफ द रेडियस. Height of the cone is always 1/6 of the radius of the base. Okay, so इसमें से हम लोग को मिलेगा कि h is equal to 1/6 into r. मतलब हाइट जो है वो 1/6 ऑफ द रेडियस को 6 टाइम ब्रेक करने से उसका 6 पार्ट ब्रेक करने से एक पार्ट होगा हाइट. ओके, सो हाइट इज इक्वल टू 1/6 ऑफ रेडियस. ओके, एंड अभी ये जो बोला ये क्या दिया था? सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो ये हमें दिखाई दे रहा है कि 12 सेंटीमीटर क्यूब. सो 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. सो ये जो सिंबल है क्यूब मालूम है ये वॉल्यूम के लिए होता है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कौन का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ द कौन इंक्रीजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, इज इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. क्योंकि जितना स्पीड से यहाँ में सैंड गिरेगा उतना स्पीड से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. तो वही बोले हमें सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो इतना स्पीड से सैंड गिर रहा है तो ये क्या फॉर्म करे? कौन फॉर्म कर रहा है. और जितना सैंड गिरेगा इसका वॉल्यूम जो है उतना ही बड़ा होता जाएगा ऐसा करके. ठीक है, तो वही दिया इसमें सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड दिस सैंड फॉर्म से कौन ऑन द ग्राउंड. और ये जो है ये उसका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि यहाँ से यूनिट देखने से हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि ये जो है ये वॉल्यूम का यूनिट होता है. सो ऑब्वियसली इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कौन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो इसलिए dv/dt दैट मीन्स इतना स्पीड से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम ऑफ द कौन इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. क्योंकि जितना स्पीड से सैंड गिरेगा उतना स्पीड से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा. ओके, सो ये सारा कुछ हम लोग को गिवन मिला हुआ है. तो पहले साइड में गिवन बोल के लिख दो dv/dt इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड एंड हाइट h इज इक्वल टू 1/6 r. ओके, एंड निकालना क्या है? हाउ फर्स्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग. दैट मीन्स dh/dt इज इक्वल टू व्हाट? ओके, dh/dt we have to find it is equal to what? That means how fast is the height of the sand cone increasing. Okay, so इसका जो हाइट है वो कितना स्पीड से इंक्रीज होगा. ठीक है, दैट इज जब उसका हाइट कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर व्हेन h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग क्वेश्चन से मिल गया. तो पहले ये सारा चीज़ क्वेश्चन में लिख लो. हमें गिवन इस आंसर में लिख दो गिवन dv/dt इज इक्वल टू दिस, h इज इक्वल टू 4/3 pi r
no sorry, h is equal to 1/6 r and dh by dt is equal to, you have to find, and h is equal to 4 सेंटीमीटर. ओके, सो अभी इसमें एक ही यूनिट सब में सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, भी सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यूनिट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे एक प्रॉब्लम है हम लोग को मीटर और सेंटीमीटर दिया था, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया था, लेकिन अभी इसमें नहीं चाहिए, इसमें सारा सेम ही है. ओके, सो लेट्स डू द प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 14 था. दिस इज ओके. सो नाउ इसमें से, तो इसमें कंसीडर करना होगा सेम टू सेम पहले का जैसे ही, कि एट एनी इंस्टेंट टाइम t, at any instant time t, let at any instant time t v with the volume, r with the radius, h with the height of the cone. okay, उसके बाद लिखना we know okay, ये मत लिखना. okay, we know v is equal to 1/3 pi r square h, cone, वॉल्यूम ऑफ द कोन. कोन का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, 1/3 ऑफ द सिलेंडर. सो ये पाई आर स्क्वायर एच ये होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, और कौन का वॉल्यूम क्या होता है, इसका 1/3. तो इसमें अगर 1/3 लगा दिया तो ये कौन का सिलेंडर बन जाता है. ठीक है, अगर ओनली पाई आर स्क्वायर एच लिखा, ये 1/3 को नहीं लिखा, तो ये सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. बट अगर 1/3 लगा दिया तो ये वॉल्यूम ऑफ द कौन बन जाता है. ठीक है, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये है वॉल्यूम ऑफ द कौन का फॉर्मूला. ओके, अभी क्वेश्चन में गिवन दैट, ये जो गिवन दैट था हम लोग पहले लिख लेना चाहिए, मैंने बोला है. तो h इज इक्वल हम लोग क्या मिला था, 1/6 r. तो h इज इक्वल टू अगर 1/6 आ रहा है, ये 6 को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, तो 6h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6h इज इक्वल टू हो जाएगा r. तो r का वैल्यू हो जाएगा 6h, ये 6 को इस तरफ लेके गया. ठीक है, अभी इसमें पुट कर दो, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, यहाँ में देखो दो वेरिएबल हुआ है, r एंड h. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा कि हम लोग जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएशन करना होगा, बिकॉज यहाँ में टाइम दिया हुआ है, टाइम टी इज टाइम एट एनी इंस्टेंट टाइम टी बोल के लिया था ना हम लोग, क्वेश्चन में भी पर सेकंड दिया हुआ है, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम से डिफ्रेंशिएशन करना होगा. ठीक है, तो टाइम से डिफ्रेंशिएट करेगा, और यहाँ में दो क्वांटिटी हो गई, एक तो आर हो गया और एच हो गया, दोनों ही अननोन है. ठीक है, तो जब भी ऐसा दो अननोन मिलेगा, आर एक वेरिएबल, एच एक अनदर वेरिएबल, एच होता है हाइट, आर होता है रेडियस, तो दोनों ही वेरिएबल है. ठीक है, तो जब ऐसे दो वेरिएबल रहेगा, तो उसमें से किसी एक को एलिमिनेट करना होगा, मतलब कोई एक वेरिएबल को दूसरा वेरिएबल को यूज़ करके एलिमिनेट करना होगा. तो उसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि हमें दिया गया है कि r इज इक्वल टू 6h. ठीक है, तो यहाँ में हम लोग अगर r का वैल्यू पुट कर दिया, तो यहाँ से r एलिमिनेट हो जाएगा, पूरा h आ जाएगा. तो r का वैल्यू क्या पुट कर दो, 6h. तो इस जगह में r का वैल्यू हम लोग पुट कर दिया कितना, ये आर स्क्वायर के जगह में r का जगह में वैल्यू पुट कर दिया 6h. ठीक है, 1/3 पाई, आर का वैल्यू है 6h स्क्वायर इंटू h. ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, या 6 स्क्वायर इज 36 को अगर 3 से कैंसिल कर देते तो 12 हो जाएगा. देन पाई एच स्क्वायर और एक एच हमें, तो h क्यूब हो गया, तो ये हो गया. तो अभी देखो ये वाले यहाँ में दो वेरिएबल था, इसको चेंज होके ये सिंगल वेरिएबल में आ गया, यहाँ से आर एलिमिनेट हो गया बाय दिस कंडीशन. अभी इसमें खाली h आ गया. ठीक है, तो अभी ये जो इक्वेशन बना, v इज इक्वल टू कितना मिला हम लोग को, वॉल्यूम इज इक्वल टू 12 पाई एंड h क्यूब. तो अभी इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv बाई dt 12 पाई हमें आ गया. अभी h क्यूब डी बाई डी टी ऑफ h क्यूब, तो उसको अगर चेन रूल लगाया तो ये h होना चाहिए था, जो मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था कि चेन रूल होने से हम लोग यहाँ में ये d को यहाँ में लिखा, और यहाँ में जो dt था उसको इस तरफ लिख दिया, और एज हम लोग को h को डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम लोग को ऊपर नीचे dh मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, तो ये बाई चेन रूल. अदरवाइज अगर डायरेक्ट करोगे तो dv बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा 12 पाई, और d बाई डी टी ऑफ h क्यूब, तो ये हो जाएगा 12 पाई, और h को t पकड़ लिया तो t क्यूब के लिए आ जाएगा 3t स्क्वायर, और h को t पकड़ा तो h को फिर से करना पड़ेगा, तो dh बाई dt. ठीक है, सेम ही आया.
12π3h² dh/dt। तो ऐसा भी कर सकते हो, और अदरवाइज ये चेन रूल लगा के ऊपर नीचे ऐसा डी एच ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिफ्रेंशिएशन कर दो। h³ का होता है 3h² और ये dh/dt यहाँ में आ गया। ठीक है, अभी ठीक है, इधर ऐसा करो या ऐसा करो, कोई एक रूल से करने से ही होगा। अभी देख लो इसमें क्या किया, 12 × 3 36πh² dh/dt। ठीक है, लेफ्ट साइड में है dv/dt। नाउ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि dv/dt का वैल्यू कितना था, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए था, यानी 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये दिया हुआ था। ठीक है, तो अभी ये वैल्यू हमें पुट कर दो लेफ्ट साइड में, और एच का वैल्यू 4 दिया हुआ था, तो ये सारा वैल्यू हमें पुट कर दो लेफ्ट साइड में। ये इसका लेफ्ट साइड में क्या है, dv/dt है, तो इसका वैल्यू हमें पुट कर देना है, और राइट साइड में एच का वैल्यू भी पुट कर देना है, तो वहाँ से dh/dt आ जाएगा, जिसको हम लोग को निकालना था। ठीक है, तो देख लो, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दिया, इसका जगह में 12 और राइट साइड में एच से एच के जगह में 4, और तो ये dh/dt तो सेम ही रहेगा, इसको निकालना है dh/dt का वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा, इसका वैल्यू निकालना था हम लोग को। तो बाकी सारे को लेफ्ट साइड में लेके जाओ, 12 डिवाइडेड बाई 36π, 4² 16 कैंसिल कर दो, तो ये 1/48π। हाइट को हम लोग सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, एज को डिवाइडेड बाई टाइम तो सेकंड में दिया हुआ था, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एकदम ईजी था, लेकिन हमें कन्फ्यूजन वही था कि दो वेरिएबल था, एक आर था एक एच था, तो आर को एच में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। तो ये पूरा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज है एकदम लास्ट तक, मतलब 6.5 तक हम लोग यही करेंगे। जब भी ऐसे दो वेरिएबल आएगा उसको हम लोग वहाँ से कंडीशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, अदरवाइज हम लोग को कंडीशन वहाँ से निकालना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू रिमूव इट। ओके, सो जब हम लोग मैक्सिमम मिनिमम करेगा तब अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम में एक 6 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये सब ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसमें बोला है कि टोटल कॉस्ट एक फंक्शन दिया है, कॉस्ट फंक्शन, जिसका नाम दे दिया CX इन रुपीज़ एसोसिएट विद द प्रोडक्शन X यूनिट इन ए आइटम इज गिवन बाय दिस। ठीक है, डिटरमाइन फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 7 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, सो अभी देखो कॉस्ट जो दिया हुआ है रुपीज़ में है, ये है कॉस्ट फंक्शन है, और इट इज़ एसोसिएट विद द प्रोडक्शन, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि कॉस्ट जो होता है कोई भी कंपनी व कोई भी एग्रीकल्चरल हो, जैसे भी हो, मेन तो प्रोडक्शन का ऊपर डिपेंड करके ही उसका कॉस्ट होता है। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट हो रहा है, प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है, तो उसका कॉस्ट ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा अवेलेबल आइटम है, तो ऑब्वियसली इसका दाम कम हो जाएगा। लेकिन अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, प्रोडक्शन अगर डिक्रीज़ हो रहा है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन डिक्रीज़ होगा तो उसका आइटम का उतना ही ज़्यादा डिमांड हो जाएगा, और डिमांड होने से उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, इसका दाम। ठीक है, उसका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो डिपेंड्स ऑन यूनिट्स, कितना यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसका ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन सॉरी अगर ये प्रोडक्शन अगर कम हो गया, तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ये इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को मालूम है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये मार्जिनल कॉस्ट जो है ये इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमें इसके लिए ये फंक्शन दिया गया, कॉस्ट जो है टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन का ऊपर डिपेंड करके ये कॉस्ट मतलब ये एक्स का ऊपर डिपेंड करके ये कॉस्ट रखा जाता है। तो cos x इज इक्वल टू 0.007x³ माइनस 0.003x² प्लस 15x प्लस 4000। तो ये दिया हुआ है कॉस्ट फंक्शन, मतलब एक्स का ऊपर डिपेंड करके इसका कॉस्ट कितना होगा वो बनेगा। ठीक है, तो अभी कैसे निकालेगा इसको, तो मतलब इसमें दिखा है, हम लोग को मालूम है कि ये जो यूनिट जितना यूनिट प्रोड्यूस होगा उसका ऊपर डिपेंड करके ये मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द आइटम प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होगा उतना ये इसको कम पकड़ा जाएगा, और जितना कम प्रोड्यूस होगा उतना ही इसका दाम बढ़ जाएगा, बिकॉज हम लोग को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, प्रोड्यूस कम हो रहा है, वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली ये दाम तो बढ़ेगा ना, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो और इसलिए कॉस्ट प्राइस जो है टोटली डिपेंड करता है प्रोडक्शन के ऊपर, प्रोडक्शन जितना ज़्यादा हो जाएगा ये कॉस्ट उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, एग्रीकल्चरल के फील्ड में देख लो, जैसे कि कोई खेती कर रहा है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा आइटम मतलब उसमें हो रहा है, ठीक है, खेती में अगर कोई भी प्रोडक्ट उसमें लगाया हुआ है, किसी का भी खेती कर रहा है,
तो अगर उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका दाम कम हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो सिमिलरली तो ये क्योंकि उसमें वो जो चार और दिए जो कुछ भी लगाया हुआ है, तो इसमें अगर आइटम ज़्यादा हुआ है तो ऑब्वियसली वो पर केजी में उसका दाम कम हो जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे मेरा बहुत सारा प्रोड्यूस हो गया तो इसको जल्दी जल्दी सेल करना होगा, अदरवाइज ये ख़राब हो सकता है, तो इसलिए उसका दाम थोड़ा कम कर लेगा, ठीक है। तो इस टाइप का है। तो ये जो है कॉस्ट जो है टोटली डिपेंड्स ऑन प्रोडक्शन। सो इस कॉस्ट जो है इंक्रीज या डिक्रीजिंग होगा डिपेंड्स ऑन यूनिट्स, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, मतलब एक्स जो है वो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स, ठीक है। कोई भी आइटम है जिसका एक्स यूनिट प्रोडक्ट हुआ प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो अभी एक्स यूनिट जो है उसका ऊपर डिपेंड करके ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कॉस्ट का, मतलब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिट, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। उसका ऊपर डिपेंड करके ही इसका कॉस्ट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। दैट मीन्स इसमें ना कोई टाइम चाहिए, इसमें टाइम रेडियस ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। तो ऑलवेज ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड्स करेगा कि कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ है उसके ऊपर बेस करके ये इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मतलब हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू द यूनिट, मतलब एक्स, ठीक है। तो लेट्स सी, अभी बोला है कि हम लोग को मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए व्हेन 11 यूनिट्स आर प्रोड्यूस, मतलब एक्स का वैल्यू जब 11 होगा, सॉरी 17 होगा, तो ये मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। मतलब मार्जिनल कॉस्ट मतलब इंक्रीज डिक्रीज, मतलब इसका चेंज, मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मतलब डी सी बाई डी टी जिसको उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ओके। सो अभी देख लो, इसमें दिया हुआ है कि मार्जिनल कॉस्ट, इसमें दिया है कि मार्जिनल कॉस्ट इन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। सो इसमें मार्जिनल कॉस्ट एम सी इज इक्वल टू, मार्जिनल कॉस्ट को एम सी बग रहा है, एक ही बात है। तो अभी इज इक्वल टू कितना, डी सी बाई डी टी। ये चीज़ नहीं लिखने से भी होता है, डायरेक्ट कॉस्ट को लिख दो, कॉस्ट इज इक्वल टू जितना दिया उसको एक्स से डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है। यहाँ में कॉस्ट कितना दिया हुआ है देख लो, इसमें कॉस्ट, इसमें सी का वैल्यू क्या था 0. इसमें सी का वैल्यू था सी एक्स इज इक्वल टू 0.007 एक्स क्यूब माइनस 0.003 एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 4,000, and then with respect to x you have to differentiate. So let's see, ओके। सर ये दिया हुआ है सी एक्स, तो अभी इसमें से इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है। देख लो ये सी एक्स है, तो सी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, डी सी बाई डी एक्स। मार्जिनल कॉस्ट लिखिए, है इसको नहीं लिखने से भी होगा डायरेक्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये इंक्रीज या डिक्रीजिंग जो होगा उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी, वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, ठीक है, कितना प्रोड्यूस हुआ है। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्वांटिटी से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.007, एंड एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन करें तो एक्स क्यूब का आएगा 3x स्क्वायर, ये 0.003 था ये, तो 0.003 सेम ही रहेगा, और एक्स स्क्वायर के लिए आएगा 2x, एक्स स्क्वायर के लिए आएगा 2x, और 15 एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने, ये पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करने से ये बनेगा एग्जैक्टली। अभी इसमें ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डेसिमल को मल्टीप्लाई करने से प्रॉब्लम हो रहा है तो 7 बाई, इसको ऐसा कर सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 1000, ये डेसिमल को रिड्यूस करने के लिए 7 बाई 1000 कर सकते हैं। इसमें भी 3 बाई 000 ऐसा लगा सकते हैं, फिर एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, की बात है, ठीक है। यहाँ में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, ये एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ में तो पहले कर दिया, तो उसके बाद एक्स का वैल्यू 17 पुट कर दो। ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ में नहीं करके बाद में करने से भी होगा, ठीक है। तो अभी इसमें एक्स का वैल्यू 17 पुट कर दिया, एक्स का वैल्यू 17 चाहिए हम लोग को, जब 17 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था तब इसका वैल्यू क्या होगा मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू हमें 17 पुट कर दिया, इस तरफ भी 17 पुट कर दिया, तो सिंप्लीफाई किया तो ये आया। तो इसको सिंप्लीफाई करने से ये बनेगा, ठीक है। 17 पुट कर दिया, फिर इसको स्क्वायरिंग करो, और अभी सिंप्लीफाई ये में मत करो, डेसिमल के लिए प्रॉब्लम होने से टाइम ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट इसको डेसिमल रिड्यूस करके नीचे 100,000 लगा दो, इस तरफ भी 1000 लगा दो, देन एलसीएम ले लो, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। एकदम इजीली आंसर बन जाएगा, ओके। सो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 16 भी जो है वही देखो, इसमें बोला टोटल रेवेन्यू
मतलब टोटल कितना आया, मतलब उसका सेलिंग करके, रेवेन्यू मतलब सब कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट सब मिला के जो बनेगा वही होता है रेवेन्यू। ठीक है, टोटल रेवेन्यू कितना बना है। तो इसमें आर का वैल्यू ये दिया हुआ है, रेडी रेवेन्यू जो है वो ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसमें बोला है कि फाइंड द, इसमें रेवेन्यू दिया हुआ है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट प्रोडक्ट। तो एक्स यूनिट जितना सेल होगा उसके ऊपर डिपेंड करके रेवेन्यू बनेगा। रेवेन्यू मतलब टोटल प्राइस, मतलब कोई एक शॉप है जिसमें टोटल जितना भी सामान है सब सेल कर दिया। ठीक है, उसका जितना भी सामान है सब सेल कर दिया, भाई एक दिन में जितना सामान सेल किया उसके बाद जितना अमाउंट उसके पास है, सपोज उसके पास 10,000 रुपीज़ है तो वही होगा उसका टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू मतलब इसमें प्रॉफिट भी है, सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस जो सेल कर रहा है सेल प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस मतलब इसमें उसका कॉस्ट प्राइस भी है, कॉस्ट है और प्रॉफिट है, मतलब वो कितना दाम में सेल किया। तो एक दिन का जो उसका सेलिंग प्राइस है उसी को हम लोग बोलेगा वो एक दिन का रेवेन्यू। ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाई, तो आर एक्स इज इक्वल टू कितना सेल है उसके ऊपर डिपेंड करके ये रेवेन्यू बनेगा। ठीक है, तो एक्स के ऊपर डिपेंड करके, तो एक्स अगर कम हुआ तो रेवेन्यू कम होगा, अगर कम यूनिट बिग सेल हुआ तो उसका ये पैसा भी कम हो जाएगा पर डे का, अगर ज़्यादा सेल हुआ तो ये रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्स के ऊपर डिपेंड करके ये चेंज होगा। तो इस रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करो, आर एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी आर वाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करना है। 3x एक्स इसका अगर 2x, एक्स का 1 आएगा और 15 का 0 हो जाएगा। और अभी हम लोग को ये कितना चाहिए, एक्स का वैल्यू 17 होने से, कितना 7 होने से, तो एक्स का वैल्यू 7 पुट कर दो तो ये आ जाएगा आंसर। तो एकदम ईजी है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, so now 17 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 मैंने करा दिया, 18 को मुझे करके दिखाना, वो ये रेवेन्यू टाइप के क्वेश्चन है जो अभी मैंने कराया था। ठीक है, और इस तरफ से 14 तो मैंने करा ही दिया। ठीक है, तो अभी मैं इस कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के ऊपर एक टेस्ट देने वाला हूँ अप टू ये देख एक्सरसाइज तक 6.1 तक 6.1 तक। ओके, और बीच में मैं ये JEE का जो क्वेश्चंस आएगा उसको भी डिस्कस करूँगा डिफरेंशिएशन से। तो डिफरेंशिएशन का मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ, तो डिफरेंशिएशन का ऊपर प्रिपेयर करके रखना अप टू इतना तक 6.1 तक। ठीक है, जल्दी ही मैं एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट लूँगा। ठीक है, विद इन नेक्स्ट वीक, मतलब नेक्स्ट संडे तक मैं ले लूँगा। कल आज तो संडे है, नेक्स्ट संडे तक मैं ले लूँगा एक टेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए इसको प्रिपेयर करके रखना, बिकॉज उसके बाद हम लोग JEE का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही अगर बेसिक अगर क्लियर नहीं है तो JEE का क्वेश्चन सॉल्व करके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैं एक टेस्ट ले लूँगा, उसके बाद मैं लूँगा उसको। ठीक है, तो अभी देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें किसी को प्रॉब्लम आया, ए बैलून विच इज़ ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल, क्वेश्चन नंबर 13 वाला, वेर वेरिएबल डायमीटर दिया हुआ है ये। ठीक है, वेरिएबल डायमीटर का मतलब ये जो ये है स्फेयर और ये होता है इसका डायमीटर, इतना हो जाएगा, हाफ होता है डायमीटर का, हाफ होता है रेडियस। ठीक है, सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम निकलने के लिए बोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये स्फेयर है, बैलून की बात कर रहे हैं, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है V = 4/3 πr3। ओके, सो अभी इसमें बोला है कि डायमीटर दिया हुआ है कितना 3/2 2x + 1, ये डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड करना होगा। तो ये रेडियस कब हो जाएगा, जब हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेगा, मतलब ये 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये अगर डायमीटर है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करने से ये हमें 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो अभी ये रेडियस हो गया, तो रेडियस का वैल्यू यहाँ में पुट कर दो डिफरेंशिएशन करने से पहले, क्योंकि हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ में है आर। तो अगर हम लोग आर का वैल्यू पहले पुट कर देंगे तो हम लोग के लिए ईजी होगा। तो इसलिए आर का वैल्यू यहाँ से आर में पुट कर दो, ये पुट कर दिया एंड नाउ सिंप्लीफाई करके अभी डिफरेंशिएशन करो। अभी इसको डिफरेंशिएशन करो dV/dt विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना था। हाँ, एक्स टी से नहीं, ये dV/dx होगा, क्योंकि हमें लिख ही दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करना है। तो इतना तक प्रॉब्लम। तो उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना था, ईजी है। इसका एक्स पकड़ लो, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आएगा 3x²। अभी एज इसका एक्स पकड़ो, उसको फिर से कर दिया, 2x का डिफरेंशिएशन आएगा 2, 1 का आएगा 0, ये इंटू है। तो सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो इसका पूरा इतना तक कंप्लीट करके रखो। तो जल्दी मैं एक टेस्ट लेने वाला हूँ, मल्टीपल चॉइस अप टू दिस एक्सरसाइज। ओके, सो और टेस्ट अबाउट 30 मार्क्स
30 मार्क्स का होगा. ओके ओके, सो इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एंड उसके एंड नेक्स्ट क्लास में मैं इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, उसको डिस्कस करने वाला हूँ. ये वाला एक्सरसाइज, ये वाला इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आता है एग्जाम में. और ये इंजीनियरिंग जो क्वेश्चंस होता है उसमें भी इसका ऊपर बेस करके, क्योंकि इसमें ग्राफिकल नॉलेज होता है डिफरेंशिएशन का, तो उसका ऊपर बेस करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे हम लोग निकालेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन, तो ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है. तो इसका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. एंड JEE का जो कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जो कुछ चाहिए एक्स्ट्रा करके कुछ, उसको मैं दे दूँगा कुछ दिन में. और उसके बाद और एक टेस्ट भी लेने वाला हूँ, ठीक है. तो इतना तक कंप्लीट करके रखो, तो हम लोग नेक्स्ट में इसको करेंगे, ठीक है. ओके, सो नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस. ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स.